हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको व्यय विधि समझाई थी। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि हम तीनों करवा चुके हैं और तीनों के द्वारा हमने कल आपको निकाल कर दिखाई थी NNP फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे की थी, तो वो हम अब आपको एक छोटे से दृष्टिकोण के द्वारा ये जो टेबल बनी हुई है इसके द्वारा दिखाएंगे। ये टेबल मैंने बताया भी था, कल होमवर्क के रूप में दिया था, आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होगी तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है हमारा GDP मार्केट प्राइस यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है? ये होता है एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसे हमने लिखा था Q/P और आगे हमने क्या लगाया था? समेशन। यानी जो भी उत्पादन है उसको कीमत से गुणा कर देंगे, जो भी अंतिम उत्पादन है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? GDP मार्केट प्राइस। ओके, GDP मार्केट प्राइस आने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? GDP मार्केट प्राइस में हम जोड़ देंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी विदेशी क्षेत्र को शामिल कर लिया। अभी तक घरेलू क्षेत्र शामिल था, विदेशी क्षेत्र को GDP मार्केट जो हमने अभी निकाली थी वही। तो GDP मार्केट प्राइस में हमने क्या ले लिया? विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा? GNP मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा? GNP मार्केट प्राइस। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा GNP मार्केट प्राइस आ गया है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हमने क्या माइनस कर दिया? स्थायी पूंजी का उपभोग, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। GNP मार्केट प्राइस में गिरावट घटाते हैं, यानी ये वाली ली है हमने। अब तो ये जैसे हमने गिरावट घटाई, हमें क्या मिल गया? NNP मार्केट प्राइस। क्या मिल गया? NNP मार्केट प्राइस। ये NNP मार्केट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस यहाँ पर हमने लिख दी इधर, और इसमें हमने वापस माइनस कर दिया। ये क्या? विदेशों से शुद्ध साधन आय को क्या माइनस किया? विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस करते ही हमें क्या मिल गया? NDP मार्केट प्राइस, जिसे हम कहते हैं घरेलू आय, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वापस हम यहाँ लाए, NDP मार्केट प्राइस लिख रहे हैं। इसमें हमने क्या कर दिया? NIT हमने कल क्या बताया था? IT माइनस में सब्सिडीज, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, वो हमने इसमें माइनस कर दिया। जैसे हमने NIT को इसमें माइनस किया, जिसे लिख रखा है इसने माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता, या तो ऐसे लिख सकते हो, या इस पहले इस NIT निकालो और फिर जो बचता है उसको लिखो। तो NIT का फार्मूला ये होगा, और ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप बुक की तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे लिए मैं आपको बेस्ट सुझाव देती हूँ कि पहले आप NIT निकालें। और NIT कैसे निकालेंगे? IT माइनस में सब्सिडीज। ओके, जैसे ही आप लेस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? GDP मार्केट प्राइस। GDP मार्केट NDP फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे ही हमें NDP फैक्टर कॉस्ट मिल गया, क्या मिलेगा हमें? NDP फैक्टर कॉस्ट। NDP फैक्टर कॉस्ट में हमने फिर से गिरावट को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? GDP फैक्टर कॉस्ट। GDP फैक्टर कॉस्ट आ गया। फिर से GDP फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया? विदेशों से शुद्ध साधन आए, तो हमें क्या मिल जाएगा? GNP फैक्टर कॉस्ट। अब GNP फैक्टर कॉस्ट में हमने मूल्य हासिल को फिर घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? NNP फैक्टर कॉस्ट। देखो बच्चों, हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं आपको, अगर घरेलू धारणा है, डोमेस्टिक धारणा है,
डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, डोमेस्टिक धारणा है। जैसे हम चाहे जीडीपी लिखें, चाहे हम एनडीपी लिखें, ठीक है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, कुछ भी लिखें, वो कौन सी धारणा है? डोमेस्टिक धारणा है। क्लियर? अगर ये डोमेस्टिक धारणा है और हमें नेशनल धारणा चाहिए, यानी नेशनल धारणा का मतलब जीएनपी चाहिए या एनएनपी चाहिए, चाहे वो मार्केट प्राइस वाली हो और चाहे वो फैक्टर कॉस्ट वाली हो, दोनों में से कौन सी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें उसके अंतर्गत क्या जोड़ना था? विदेशों से शुद्ध साधन आय। क्या जोड़ा हमने? बार बार विदेशों से शुद्ध साधन आए। जैसे यहाँ दिखा रखा, हमने जोड़ा तो जीएनपी आ गया। ऊपर भी कहीं होगा ऐसा, यहाँ देखो, यहाँ पर भी दिखा रखा था हमने, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा। यानी ये अगर हम डोमेस्टिक कंसेप्ट में जोड़ देंगे तो हमें नेशनल कंसेप्ट मिल जाएगी, और अगर विदेशों से शुद्ध साधन आय को नेशनल कंसेप्ट में से घटा देंगे तो हमें डोमेस्टिक कंसेप्ट मिल जाएगी। तो एक बात याद रखना, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दो, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा दो। बिल्कुल वैसे सीढ़ी चढ़ना है तो ऊपर चढ़ेंगे, उतरना है तो नीचे की तरफ आएंगे। ओके। दूसरी बात हमने यहाँ क्या बताई? अगर हमारे पास ग्रोस की धारणा है, ग्रोस का मतलब कुल, जिसे कई बार बुक में आपके एक वर्ड लिखा हुआ है सकल, और हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोस, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ड जी। क्या लिख रहे हैं? वर्ड जी। तो जी वर्ड है, तो इस जी वर्ड ज्ञात करना है, तो इस जी वर्ड को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घिसावट, जिसका हम बार बार कह रहे थे, घिसावट, या जिसे कहा जाता है स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास, दोनों इसके नाम है, सारे इसी के नाम है। मूल्यह्रास कहो, घिसावट कहो, स्थायी पूंजी का उपभोग को, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी। जब ये डी को घटा देंगे हम, किस में से? ग्रोस में से घटा देंगे, ग्रोस में से, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धारणा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या था? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, हमने क्या किया? माइनस मूल्यह्रास, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर देखो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रोस किस में बदल गया? नेट में बदल गया, शुद्ध में बदल गया। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ, जीएनपी मार्केट प्राइस था, यहाँ हम भी हमने मूल्यह्रास को घटाया तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर एनएनपी मार्केट प्राइस मिल गया। ओके। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गिसावट को घटा देंगे तो हमें शुद्ध धारणा मिल जाएगी, और गिसावट को जोड़ देंगे तो हमें नेट धारणा मिल जाएगी। ओके, क्लियर। तीसरी एक और चीज़ कंसेप्ट, वो है एनआईटी वाली, जो मैंने अभी बताई थी आपको, एनआईटी। अगर एनआईटी को हम जोड़ देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिलेगा, और अगर एनआईटी को घटा देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखना है, ये तीन मेन मोटी बातें हैं, याद रखनी है। एग्जामिनर कहता है कि आप बच्चों निकाल कर दिखाओ उन्हें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और वो आपको कंसेप्ट दे रखी है उसने, जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखी है, ये आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, और आपको निकालना ये है। तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस से हमें सबसे पहले तो किसको हटाना है? जी को हटाना है। तो जी को हटाने के लिए इसमें सबसे पहले क्या घटेगी? घिसावट। जैसे ही घिसावट घटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट। फिर ये क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को हटाना है, हमें क्या चाहिए? नेशनल। तो नेशनल करने के लिए हमें इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? विदेशों से शुद्ध साधन आय, पी तो सेम है। फिर हमें मार्केट प्राइस को हटाना है, और हमें क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। तो हम एनआईटी को इसमें से घटा देंगे। यानी इस वाली कंसेप्ट में हम क्या क्या किया? हमने जीडीपी मार्केट प्राइस था, इसमें हमने किसको घटाया? घिसावट, जिसे हम डी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन को। और क्या घटाया हमने? एनआईटी को घटा दिया, और हमने क्या जोड़ा? विदेशों से शुद्ध साधन आय।
विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो हमें क्या मिलेगा बराबर NNP फैक्टर कॉस्ट। NNP फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। क्लियर। अब इसके बाद कुछ और धारणाएं दी गई हैं, जैसे कि शुद्ध राष्ट्रीय परियोजना। ये भी एक नया वर्ड जुड़ गया है। परियोजना का मतलब डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो आय राष्ट्र की जिसे राष्ट्र खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे इन 8 में से कोई एक कंसेप्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो इसने क्या लिया, शुद्ध घरेलू आय को ले ले। शुद्ध घरेलू आय को हम क्या कहते हैं, NDP फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो NDP फैक्टर कॉस्ट, इसमें से हम फिर क्या करेंगे, ये तो राष्ट्रीय है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, NIT को भी जोड़ देंगे। और फिर हम इसमें से क्या जोड़ेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट कहाँ से प्राप्त होती है, हमें फॉरेन से। ये जोड़ते ही हमें क्या आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय परियोजना आय। शुद्ध राष्ट्रीय परियोजनाएं। अब आप कहोगे कि ये शेष विषयों से शुद्ध चालू हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम फॉरेन, ये क्या है, ये क्या होते हैं, जैसे विदेशों से हमें आर्थिक सहायताएं प्राप्त होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, कुछ कारण आ गया, तो हमें कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सकल ज्ञात करने के लिए, सकल राष्ट्रीय परियोजनाएं ज्ञात करने के लिए इसमें सिर्फ क्या करेंगे, घिसावट को जोड़ देंगे बस, किसमें, शुद्ध राष्ट्रीय परियोजनाएं में, और हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अब हम क्या प्राप्त करें, अब हम इकोनॉमी में 2 भाग होते हैं, सरकारी क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र को हम सरकारी क्षेत्र से अलग करेंगे, तो हम लिखेंगे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन। तो ये हमने क्या कैसे प्राप्त करी, NNP फैक्टर कॉस्ट, उसमें से हमने घटा दिया किसकी आय को, सरकार की आय को, यानी विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत, यानी जो भी सरकार के उद्यम हैं उनकी आय और संपत्ति से प्राप्त आय को हमने इसमें से लेस कर दिया। तो क्या मिल गया हमें, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। अब इस निजी क्षेत्र से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको हम यहाँ लाएंगे और इसमें से हमने क्या किया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया। सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों जोड़ दिए। गवर्नमेंट से क्या, जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, ये हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट जो हमें मिलती है किससे, सरकार से। इसी तरह से शेष विषयों से भी हमें, मैंने अभी बताया था कि हमें आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी जोड़ देंगे। और राष्ट्रीय ऋण पर जो हमें ब्याज मिलता है वो सारी चीज़ हम इसमें जोड़ देंगे। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, निजी आय। क्या प्राप्त होगी, निजी आय प्राप्त होगी। अब निजी आय में हम क्या घटा दें, निगम लाभ कर और उद्यमों की बचत। निगम लाभ कर और उद्यमों की बचत को घटा देंगे ना, निजी क्षेत्र को बाहर कर देंगे। तो निजी क्षेत्र को बाहर करते हैं, हमारे पास क्या आ गई, व्यक्तिक आय आ गई। अब व्यक्तिक आय यानी एक परिवार की आय आ गई। परिवार को जो आय मिलती है वो उसे खर्च करने के लिए अभी स्वतंत्र नहीं है, उसे उसमें से पहले कुछ भुगतान करता है। तो व्यक्तिक आय में क्या क्या भुगतान करता है वो, जैसे कि इनकम टैक्स को घटा देगा, या कोई फीस या जुर्माना देना है वो घटा देगा। वो घटाते ही परिवारों को भी प्राप्त हो जाती है व्यक्तिक परियोजना आय। और ये व्यक्तिक परियोजना आय वो होती है जिसे हम खर्च करते हैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पर, एक तो किस पर, कंजम्पशन पर, और दूसरा हम किस पर, जो कंजम्पशन नहीं कर पाते उसे हम कहते हैं सेविंग्स। तो व्यक्तिक परियोजना आय को हम क्या कहते हैं, C+S, व्यक्तिक उपभोग व्यय और व्यक्तिक बचत, इनका जोड़ होता है व्यक्तिक परियोजना आय। ये हमें कैसे प्राप्त हुई, व्यक्तिक आय में से हमने क्या घटा दिया, इनकम टैक्स और परिवारों द्वारा कोई भी फाइन वगैरह पे करना है सरकार को, वो इसमें से घटा दिया, तो हमें व्यक्तिक परियोजना आय मिल गई। तो व्यक्तिक परियोजना का चाहिए फार्मूला लिखो, अगर ये दे रखे हैं तो हमें ऐसे ज्ञात करनी है, ये दे रखे है तो हमें ऐसे ज्ञात करनी है, ये कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो परियोजना आय वो
वही आय होती है जिसे हम स्वतंत्र होते हैं खर्च करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये एक बॉल है और इस बॉल में बहुत सारे सर्कल्स, यानी कि आप कहीं से भी अपनी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। एक धारणा हमारे पास आने के बाद हम सब धारणाएं निकाल सकते हैं, और इन धारणाओं को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विधियों का प्रयोग, जो हमने 3 विधियाँ सीखी, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ये डायग्राम हमने बना रखा है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम इसे कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।